तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव और हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं मनोज स्वराजी। लगातार इन्होंने ईपीएस 95 की मुद्दा पिछले 1.5 साल से जमीनी स्तर से उठा करके ना जाने संसद भवन तक पहुंचाने का काम किया वीडियो के माध्यम से। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज मनोज स्वराजी। लगातार ईपीएस की बात करते हैं। सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि सवाल पेंशनरों से है। 10 साल से आप प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर। हालांकि आप बुजुर्ग हैं, सड़क पर प्रदर्शन करना आपके सेहत के लिए भी सही नहीं है और ना ही आपके परिवार बल के लिए। इसके बावजूद भी आप दिल्ली की जंतर मंदिर पे प्रदर्शन करते हैं, लगातार 10 दिन आमरण अनशन करते हैं। तो कभी दिल्ली के रामलीला मैदान प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़कों पे, तो कभी दिल्ली की लाठियां भी खाते हैं। इसके बावजूद भी, इतना करने के बाद भी आपको क्या मिला? जहां कभी 3,000 रुपए की मांग कर रहे थे कि हमें 3,000 रुपए दे दो, मेडिकल सुविधा दे दो, हम खुश हो जाएंगे साहब। मांग करते करते साल 2025 आ गया। पिछले 1 साल से आप मांग रहे 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा। सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशनर के जो अध्यक्ष हैं कमांडर साहब अशोक रावत जी हैं, लगातार उन्होंने कहा कि अगली बार मिलेगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक बार नहीं मुलाकात हुई, 2 बार नहीं हुई, 3 बार मुलाकात हुई। इसके बावजूद भी सिर्फ क्या मिला? तो सिर्फ डेट मिला। मैं यहाँ अशोक रावत को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 बार मुलाकात हुई। सांसद हेमा मालिनी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने मोदी जी से मिलवाया, बातचीत करवाया। निर्मला सीतारमण से भी हाल फिलहाल में बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ सांसदों से इन बारे में बातचीत होगी? 2 सवाल मेरा होगा, क्या सिर्फ सांसद इस बारे में बात करेंगे या अमल भी होगा या कागजी कार्रवाई भी होगा? और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं एक पत्रकार हूं, हमारे साथ बैठे मनोज स्वराज भी एक पत्रकार हैं, लगातार ईपीएस की बात करते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है कि सवाल यह है मेरा कि सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सत्ता में जो बैठे उन्हीं के सांसद हमारे प्रदर्शन में आकर के सरकार को घेराव कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या हम अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए अतुल भाई, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं। मैं चाहता हूं, मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया नहीं है जी। तो आज भी मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूंगा नहीं। बाकी आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका कि जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसी के गले में हाथ डाल रहे हैं और उसी के कहने पे चल रहे हैं, तो ये प्रदर्शन नहीं है। फिर ये फिर खेमाबंदी हो सकती है, ये फिर सेटिंग हो सकती है, ये फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं है। मैं किसी नेता के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको सत्य की राह पकड़नी होगी, आपको एक दिशा में चलना होगा। संघर्ष तो संघर्ष में समझौता नहीं होता। समझौता हो, अच्छी बात है, समझौता हो, लेकिन समझौता होने के बाद कुछ मिलना चाहिए। संघर्ष भी करो और समझौता भी कर लो और कुछ मिले भी ना, तो फिर इसे क्या नाम देंगे? इसे कह के, एक कहावत है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, एक बड़ी फेमस कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद भी आपको अगर बजट में एक शब्द नहीं बोला गया तो सवाल तो उठेंगे, आपकी लीडरशिप पर भी उठेंगे, आप लोगों पर भी उठेंगे, बहुत सारे पेंशनर के नेतृत्व कर रहे हैं नेता, उन पर भी उठेंगे। आज एक प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, बहुत साउथ से लोग आए थे, वो भी कह रहे हैं, बड़ा गुस्सा थे और लिटरली बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने मोदी जी के लिए। वो उनकी भड़ास थी, हम कैमरे पे उन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। वो भाषा इतनी मतलब इतना, कहते ना कोई गुस्से में आ जाता है तो क्या ही करे, तो वो जो जितनी गंदी बात कह सकता था कह रहा था, क्योंकि तड़प रहा है। कह रहा है इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज वर्कर के लिए क्या क्या, सरकार अभी सरकारी पेंशनर्स के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत सारी चीजें ला रही है, 8वां वेतन आयोग ला रही है और पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी यूपीएस लाए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए, ठीक है। ईपीएस वालों के लिए क्या? अब 32 लाख से भी ज्यादा लोग, लगभग 40 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन 1,000 से भी कम। बिल्कुल। अब इन्होंने न्यूनतम पेंशन में ये एक नया, अब तक तो कहते हैं कि न्यूनतम पेंशन दे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जिसकी सर्विस पीरियड पूरा होगा उसको न्यूनतम पेंशन मिलेगी। सर्विस पीरियड यानी 58 साल पे का जो कुछ ऐसा कोई नियम बना दिया इन्होंने, जिससे वो 1,000 देने से भी ये बच रहे हैं। मतलब काफी 30-35 लाख लोग ऐसे हैं। बताओ, एक कंपनी बंद हो गई, मैं कह रहा हूँ एक कंपनी, एक इंडस्ट्री बंद हो गई, सरकार की पॉलिसी की वजह से बंद हुई या किसी वजह से बंद हुई, पीएसयू बंद हो गई, अब वो कर्मचारी निकल गए तो वो कहाँ जाए? अब उसकी नौकरी तो चली गई, उसके तो पूरे पीरियड हुआ नहीं, सेवा काल पूरा हुआ नहीं, तो उसको तुम 1,000 भी देना नहीं चाहते।
सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ब्याज की बात करूं तो लोग तो ये दावा करते हैं कि ईपीएस फंड का इतना ब्याज आता है कि अगर उस ब्याज से भी देना चाहे ना पेंशन तो करीब करीब 1 लाख करोड़ हर साल जो है कि ईपीएफओ संगठन में जाता है। वो तो कंट्रीब्यूशन हो गया, उससे अब वो कितना जाता है क्योंकि हर साल बढ़ता है। 7.5 करोड़ के करीब अभी बिल्कुल कंट्रीब्यूटर है, मतलब जिनका पैसा जा रहा है। पेंशन तो बाद में दोगे, अभी तो पैसा जा रहा है। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं जो ईपीएफओ के पास जो पैसा है उसको वो ब्याज पे देता है, सरकार को दे, इधर उधर दे, उससे ब्याज आती है। तो मतलब उसमें आपके फंड में कोई कमी नहीं होगी। जो इंटरेस्ट आ रहा है, अब इंटरेस्ट से भी अगर पेंशन पे करना चाहे तो काफी हैंडसम अमाउंट मिल सकता है और अच्छा खासा पेंशनर को पैसा मिल सकता है। सरकार के लिए कोई मदद देने की जरूरत नहीं है, सरकार से बजट का प्रावधान नहीं है, वो प्रावधान ईपीएफओ कर सकता है। लेकिन सरकार के संकेत पर ही तो करेगा, सरकार के आदेश पर ही तो करेगा, सरकार के हुक्म पर ही तो करेगा, और सरकार की जब ग्रीन सिग्नल देगी सरकार तब करेगा। लेकिन सरकारें देना नहीं चाहती, सरकारें देना चाहती हैं फलाना स्कीम, लाडली बहना, लाडला भैया, जो कोई मांग नहीं रहा है। नहीं इनके पास आती है, कल को लाडला कुत्ता भी आ जाए स्कीम तो पता वो तो चुनावी एजेंडा है। नहीं कुत्ता लाडला, मैं सुनो तो सही, लाडला कुत्ता क्या होगा? जिसके पास एक कुत्ता होगा उसके लिए स्पेशल वो दिया जाएगा, स्पेशल खाना मिलेगा, स्पेशल खाना मिलेगा या पैकेज मिल जाएगा। आपने कुत्ता पाला हुआ है भाई तो आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वो बुजुर्ग है उसको नहीं देंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन है उसको नहीं देंगे। ये काले कुत्ते को दे देंगे, रैंक पे सांप को दे देंगे, ये मक्खी को दे देंगे, मच्छर को दे देंगे, सबको दे देंगे। उस बुजुर्ग से पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है, ईपीएस 95 के बुजुर्ग से, उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? तो ये नहीं देंगे ना तो इनको हटाना पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि बड़े बड़े देशों में वॉर रुकवा देते हैं मोदी जी, देश में जो है कि जनसंख्या नियंत्रण करा देते हैं। यूपी में और तमाम जो राज्यों में जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पे गुंडा राज। तो मुझे आपकी छोटा सा प्रॉब्लम है, तो अगर वाकई में बीजेपी चाहे तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वाकई ये बीजेपी के खिलाफ बात नहीं है। राहुल गांधी ने कौन सा ईपीएस 95 नहीं, वो तो विपक्ष सरकार में कौन है फिलहाल? अरे सरकार में सवाल की सरकार नहीं करेगी तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा, सरकार नहीं दे रही, सरकार नहीं। हम आएंगे इस सवाल पे भी आएंगे। हाँ। लेकिन फिलहाल तो सरकार में सत्ता के काबिज वही है मोदी जी। अरे हमारे लिए सरकार विपक्ष ये बुजुर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार और विपक्ष हमारे लिए एक ही है। नहीं हमारे लिए, पूछो क्यों? विपक्ष भी तो नहीं कह रहा हमारी बात। बताओ, राहुल गांधी ने एक बार कहा होगा ईपीएस 95 के मुद्दे को, एक शब्द निकला हो राहुल गांधी के मुंह से करोड़ों लोगों के लिए? बताओ निकला हो तो कोई सांसद, छोटा मोटा सांसद आ जाए, गुलाम आ जाए, वो कह जाए, उसकी वैल्यू नहीं है। लीडर कहना चाहिए। जो ईपीएस के बात है ना, वो राहुल गांधी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, केजरीवाल लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। क्या इनके मुंह से कभी निकला, कभी सुना आपने ईपीएस? क्या ये जानते भी नहीं? अब मेरा पहला सवाल ही घूम के यहीं पे आ गया। फिर आपके जवाब में मेरा पहला सवाल फिर वापस आ गया कि प्रदर्शनकारी में जो सांसद आते हैं अपने आका के खिलाफ ही प्रदर्शन करने, क्या कभी इनने अपने प्रदर्शन में विपक्ष के नेताओं को इन्विटेशन दिया? बिल्कुल आती है, आते हैं। सुप्रिया सुले आई, विपक्ष की नेता है, बहुत सारे लोग आए। अतुल जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पक्ष हो विपक्ष हो, इससे बात आगे निकल चुकी है। पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश बेच के खाई, दोनों को आरएसएस हैंडल कर रही है। अब मुझे क्या पता आरएसएस हैंडल कर रही है कि मुस्लिम लीग हैंडल कर रही है कि पाकिस्तान हैंडल कर रहा है, मुझे नहीं पता है। ये आप कह रहे हो आरएसएस हैंडल कर रही है। आरएसएस आप कह रहे हो दो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, एक ही लोग कहते हैं कि भाजपा जो है आरएसएस के निशाने पे चलती है, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे भी चलता है। कांग्रेस सेवा दल के निशाने पे चलती है। कुछ लोग तो कहते हैं, मतलब अब हम ये मान लें कि जो बुजुर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए इन सरकारों, क्लियर, अब ये क्लियर है, इन सरकारों से मोह भंग हो गया। सबसे पहले तो ना, नहीं, अगर कांग्रेस मिल चुकी है, भाजपा आपस में मिल गई, इतना बड़ा स्कैम हो गया, तो इसका मतलब बुजुर्गों में छोड़ देना। नहीं, क्यों छोड़ेंगे? हमने कहा ना राजनीतिक विकल्प के लिए इतनी हमारी लड़ाई। ऑप्शन भाजपा और कांग्रेस से बड़ा पार्टी है कोई? अरे पेंशनर से बड़ा पार्टी कोई है देश के अंदर? मुझे बताओ कितने 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 लोग हैं? आप मुझे छोटा छोटा सवाल बताना। आप ईपीएफओ का साइट तो देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 78 लाख की आपने करोड़ों में संख्या उनकी, 78 लाख की आपने बात सुनी होगी। 78 लाख पेंशनर है, आज वो 80 लाख से ज्यादा है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है 80 लाख से ज्यादा, 80 लाख परिवार, यानी लगभग 1 करोड़ मान लो। 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर, 7 करोड़ से ज्यादा, 8 करोड़ लोग मोटा मोटा मान लो, 8 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। और एक परिवार में कितने लोग होते हैं? 4-5 तो वोटर होता ही है भाई। बुजुर्ग है तो उसके बेटे होंगे, उसके नाती पोते भी होंगे, 4-5 वोटर तो होता है। अगर 8 करोड़ लोगों का अगर 5 भी मैं जोड़ दूं, एक परिवार में 5 लोग, तो 40 करोड़ लोग होते हैं। इनसे बड़ी पार्टी कौन सी है? ईपीएस में भी दो गुट बन चुका है।
कोई गुट नहीं है। महाराष्ट्र में 2 गुट है ईपीएस के। अरे ये आपके जंतर मंतर पे हिंदू गुट में प्रदर्शन होता है। अरे ये गुट नहीं है, ये गुटगुटे हैं। हाँ, ये आप हैं। जो इकट्ठे करवा रहे हो कि एक इंसान के 5 बच्चे हैं, 5 वोट हो जाएगा, पता चले कि 5 करोड़ अरे लोगों ने वोट बना साहब, लिया। लेकिन ये जो 2 गुट बन चुका है, क्या वो इकट्ठे होकर के एक साथ दो प्रदर्शन गुट नहीं है, 2 गुट नहीं है। कुछ तथाकथित नेता है, वो अपने आप को लीडर मान रहे आरोप तो आप पे भी लगता है। हाँ, लगेगा कुछ तो, लोग कहेंगे, लोगों का काम है। तथाकथित आरोप आप पे भी लग रहा है। तो हम तो ईपीएस के नेता है ही नहीं ना, हम तो ईपीएस के नेता। बात तो नेतागिरी वाले ही करते हैं। अरे बात तो नेतागिरी वाली करते हैं, नेता नहीं है ना। नेता तो जो स्वयंभू मसीहा बिचौलिया बनिएगा। हम बिचौलिया भी नहीं है, हम तो वो हैं जो कहते हैं ना, पत्रकार तो आग लगा देता है। आग लगाने का मतलब समझते हो, इसको पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव भी ले लो। चिंगारी दिखाने का मतलब, चिंगारी आपके सीने में जलाने का काम है। मैं हर ईपीएस के बुजुर्ग के अंदर सीने में एक चिंगारी, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में हो सही, वो कहीं भी आग अपनी, लेकिन आग जली सही। मैं सुनो मेरी बात अतुल भाई, सुन लो। अब कहा है छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा ना नेता नेता नेता, नेताओं को साइड करो, किनारे करो। मैं यही कहता हूँ, अपना नेता खुद बनो। हमने जब पत्र भिजवाए तो हर व्यक्ति का नंबर गया, प्रधानमंत्री को लाखों पत्र गए। कोई मैं नेता नहीं था, मेरा नाम भी नहीं था, वो व्यक्ति नेता था, वो सीधा प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए सशक्त हो रहा था। मैं चाह रहा हूँ एक आदमी खड़ा हो जाए, इन नेताओं की जरूरत ही खत्म हो जाए। इन मसीहाओं क्या चाहते बुजुर्ग फिर सड़क पर लेटना शुरू कर दे, बुजुर्ग अगर वोट देना ही दे देगा, मैं कह रहा हूँ सड़क पे लेटना तो छोड़ो, सड़क पे तो ये नेता लेटते हैं थोड़े बहुत, 50-60 आ जाते हैं। किसे नेता बनाने की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, हमें सजग, आप बनिएगा नेता। अरे मैं क्यों बनूंगा नेता? जो बुजुर्ग बनाइएगा, जो, अरे मैं कैसे बना, आप हैंडल कर रहे हैं तो आप बताइएगा। अरे सर वो बनाएगा, एक तो प्लेटफॉर्म दीजिए। इस प्लेटफॉर्म का हीरो कौन है? जो नेता मालूम है कौन बनाता है? अच्छा आप बताओ नेता कौन बनाता है? आप बताइए। आप नरेंद्र मोदी, बुजुर्गों नरेंद्र मोदी नेता बनाते हैं कि वो जो देश की जनता नेता बनाती है? ये बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो। नेता मैं बनाऊंगा कि ईपीएस पेंशनर बनाएगा? ईपीएस पेंशनर ने किसी को नेता नहीं बनाया है, कुछ स्वयंभू नेता हैं जिनके पास 1000-2000 आदमी होंगे, मैं मानता हूँ 5000 होंगे। अगर होते उनके पास लाखों आदमी तो भर देते ना रामलीला ग्राउंड, 2-2,500 शुक्र गए। लेकिन आप भी नया नया तरीका देते रहते कि इस तरीके से बुजुर्ग करोगे तो पैसा मिलेगा, तो नेता बन रहे हैं ना आप। अरे भाई, अगर बात कहना नेता है, अगर बात कहना नेता है तो हम तो बात कहते हैं हम नेता। क्या कर लोगे आप? अगर आप कह रहे हो कि बोलना हमारा काम है, देखो अगर आप नेता हैं तो फिर तो आपके पास जो ये होना चाहिए, क्राइटेरिया में नैरेटिव सेट कर रखा होगा किस तरीके से पैसे मिलेगा, या फिर देखिए मोटी बात ये है, नैरेटिव क्या, पूरा एक्शन प्लान है। नैरेटिव तो बताइए जरा, हम भी सुने। एक्शन प्लान ये है कि भैया राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस मकर जाल से निकलना पड़ेगा कि कांग्रेस दे देगी या बीजेपी दे देगी या आम आदमी पार्टी। ये क्लियर है ना कि कोई नहीं देगी, ये दोनों नहीं देगी, कोई नहीं देगा। अगर देना होता तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उठाते बात, इनकी सरकार है, कई राज्यों में कुछ ना कुछ ईपीएस पेंशनर के बारे में मुद्दे उठाते, कहीं नहीं उठाया इन्होंने, इनके एजेंडे में ही नहीं है। और बीजेपी के तो एजेंडे में है ही नहीं, ये चाहे एमपी आ जाए चाहे एमएलए आए। कभी मोदी ने बजट में कुछ कहा या निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। तो ना कांग्रेस करेगी ना बीजेपी करेगी। ये बात पेंशनर को समझनी होगी और पेंशनर के पास को खुद वोट बैंक बनना होगा, अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप पैदा करनी होगी, अपने नेता पैदा करने, मतलब एक नया पार्टी बनाओ, बिल्कुल चुनाव लड़ो। क्या करें फिर, क्या करें? जब ये पार्टियां नहीं दे रहे तो क्या करें? मरता क्या ना करता, ये बताओ। कितने साल रोए? अब ये बुजुर्ग के पास जिंदगी कितने दिनों की बची है? बुजुर्गों के, अरे वोट की ताकत है ना। कई लोगों की तो आए दिन लोगों की जान जा रही है, तभी तो किस राह में भेज रहे हैं? तभी सही राह में भेज रहे हैं। 9 दिन चले, 2.5 कोस, 10 साल तक चल रही है ना। बुजुर्ग तो अभी दुनिया में 10 साल हो सकता है हमारा इंटरव्यू होने से पहले एक बुजुर्ग और जान चले जाए। कई लोगों को बहुत उम्र क्या कर सकते हैं? क्या किस रास्ते में ले जा रहे हैं इन बुजुर्गों को? क्या करें फिर, आप बता दो। यही तरीका, यही डर्रे पे चलें जिससे 10 साल तक चल रहे हैं, ये तरीका सही है? देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने एक आइडिया को 10 साल दिए तो दूसरे आइडिया को पनपने तो दो। हमने जो कहा है, हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, अभी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, हमने 1 महीने का टाइम दिया है। हमने कहा 1 महीने के अंदर हम देख लेंगे कितने हमारे सदस्य हो रहे हैं। हमारे पास एकदम ऑनलाइन डेटा होगा, हमारे पास पता होगा कौन सा बुजुर्ग किस कोने में पड़ा हुआ देश के, उसके साथ कैसे मदद पहुंच सकती है और लोकल लीडरशिप कैसे उसको हेल्प कर सकती है। हम लोकल लीडरशिप निकालने की बात कर रहे हैं। हम पूरा संगठन इस तरह का नहीं कि कागज में संगठन अपने अपने प्यारे चमचों को बना दिया अध्यक्ष, अपने अपने चमचों को बना दिया उपाध्यक्ष। हम इस पूरे क्राइटेरिया को चेंज कर रहे हैं कि मैं नहीं बनाऊंगा, जो जनता पसंद करेगी वही आगे लीडरशिप आगे लीड करेगा। अगर एक आदमी 10 एक्टिव सदस्य बनाता है तो वो लीडर है उस गली का। मनोज स्वराजी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक दिन में ये पार्टी बन के तैयार होगी। पार्टी तो अभी बना दूं मैं। सबसे पहले अलग जगाना पड़ता है, सबसे पहले दिल। 1 साल से लगे पड़े, 1 साल से, हाँ देखिए ना, 1 साल से लगे, 1 साल से 10-12 साल से
कमांडर ब्रिगेडियर देखिए कमांडर वमांडर मैं नहीं जानता कौन क्या है, आप बार बार उनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ ना। मैं तो आप उनकी बात उनसे करिए ना, पत्रकार कैसे? अरे आप उनकी बात उनसे करिए, आप उनसे बात करिए। मैं लीडर बन रहे हैं इसलिए आप मैं नहीं बन रहा, पत्रकार हूँ, मैंने पहले ही घोषित कर मैं तो दिया। नाम लूंगा, लीजिए आप नाम, तो सवाल तो आप उन्हीं से करिए ना, उनका सवाल उनसे एक करें। साल से अभी कर रही पीएस के लिए तमाम एमप्लॉयमेंट के प्रकार, लेकिन आपने अब तक क्या किया? हाँ मैंने अब तक ये किया कि मैंने देखिए एक कोई भ्रम में चलता है ना आदमी, मैंने उनकी आंखों का पर्दा हटा दिया, मैंने पर्दा फाश कर दिया। जिसने एजेंडे चल रहे थे ईपीएस के नाम पर, जो दुकानें चल रही थी, एक साल से आप क्या कर रही है? एक साल से चला रहे हो, एक साल एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा तो है ही। आप पे आरोप ये भी लग रहा है कि चंद व्यूज और यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए वो तो कमाते हैं। स्वराजी जो है इस तरीके के वीडियो बनाते, जिसका कोई ना हाथ होता है ना पैर होता है ना सर होता है। देखिए आपके वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, अभी भी ना 750 से 800 लोगों ने मुझे कहा कि मनोज पैसे ले लो। मेरे पास तो लोग इतना भरोसा करते हैं कि वो कहते हैं तुम अकाउंट नंबर बताओ मैं पैसे डालता हूँ। लोग तो यहाँ पे क्यूआर कोड लगा के भीख मांगते हैं। मैं तो कहता भी नहीं, उससे पहले मेरे लिए खड़े हैं पेंशनर के लिए। क्यों दे रहे हो? दे रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, उनके मन को भाया, वो कुत्ता काट के खाया भाई। पैसे क्यों दे रहे? वो तो पैसे की मांग कर रहे हैं ना। अरे वो पैसे, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, 700 रुपए उनको अच्छा लगता होगा मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से लड़ाई लड़िएगा सरकार से। अरे वीडियो के माध्यम से सड़क पे जहाँ चाहे लड़ रहे हैं, यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, गलियों में घूमे दिल्ली की, जो हमारे से हो सकता था। और मैं बता दूं आपको, क्या प्रदर्शन करके आपको पेंशनरों का साथ मिला, पेंशनरों का सहयोग मिला, उनका पैसा आशीर्वाद मिला। नहीं, अरे आशीर्वाद तो वैसे भी देंगे, वो बाप समान है, तुझे समान आशीर्वाद देंगे। पेंशनरों का पैसा बढ़ा क्या, ये बताइए? आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप दूसरे मुझसे पूछ रहे हैं, आप दूसरे सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिसको अभी आइडिया, जिसने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, आप उससे पूछ रहे हैं। आप एक साल से मेहनत कर रहे हैं। एक साल से मेहनत कर रहा हूँ। आइडिया आरोप लगता है कि मनोज स्वराज भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? मुझे मत जवाब दीजिए, व्यूअर्स को जवाब दीजिए। ये मेरा सवाल नहीं है। कोई कोशिश करेगा तो नेता बन जाएगा। नेता कोशिश वही कर रहे हो। नहीं, बनने से मैं नेता थोड़ी ना बन जाऊंगा। कोशिश तो कोई भी करता है, कोशिश करने से कोई नेता नहीं बनता है। नेता होने के लिए गट्स चाहिए। झूठा नेता तो बन सकता है, कोई बेवकूफ तो बना सकता है, फ्रॉड तो बन सकता है, तो किसी के साथ गद्दारी तो कर सकता है। असली नेता बनने के लिए कुव्वत चाहिए। प्लान क्या है आपका? प्लान तो सीधा सा है, प्लान तो सीधा है। एक बार प्लान जानना चाहते व्यूअर्स भी। अरे प्लान स्वराज जी का प्लान क्या है? प्लान ये है कि बटन दबा दो, बटन दबा दो सब सरकारों के खिलाफ, यही प्लान है। इतना छोटा, एक लाइन में बता दूं, वोट की ताकत, वोट की ताकत। और एक एक वोट, पेंशनर जाति के नाम पे वोट करता है। सुनो बात सुनो। पेंशनर जाति के नाम पे वोट करता है, धर्म के नाम पे वोट करता है, पार्टी के नाम पर वोट करता है। पेंशन के नाम पर वोट करे, और जो पेंशनर की बात करे उसको वोट करे, और जो पेंशनर की बात करे वही देश पे राज करेगा। 40 करोड़ वोटर हो तुम, 40 करोड़ वोटर है पेंशनर से जुड़े हुए। ठीक है, 40 करोड़ हो गए, मान लीजिए 40। भाजपा को हटा दीजिएगा, हम किसी को नहीं हटा रहे। चलिए हम पेंशनर को लाना चाहते हैं। आप बीजेपी को? अरे हम बीजेपी, पेंशनर की उतनी संख्या तो है नहीं कि लोग सरकार बना ले अपनी। अरे नहीं है संख्या, तो फिर मैं तुमको डेमो देना पड़ता है। अतुल भाई तुमको डेमो देना पड़ता है। 80 लाख है, 80 लाख है पेंशनर, सरकारी डाटा है। 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर है। कितने हुए? भाजपा को उठा दीजिए। अरे भाजपा छोड़ो ना, अरे भाजपा, मैंने लोकसभा चुनाव पेंशनर की बात की, मैंने पेंशनर की बात की। इतने लोग हैं, 8 करोड़ परिवार हैं। पहले हाँ और ना बोलिए, बोलिए है या नहीं? हाँ। 8 करोड़ के परिवार यानी 40 करोड़ लोग हैं। अभी क्या है, ये लोग अपना जाति के नाम पे, धर्म के, पेंशन की तो मांग करते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो बीजेपी को देते होंगे, कुछ लोग कांग्रेस को देते होंगे, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को, कुछ लोग सपा को, कुछ लोग बसपा को, कुछ लोग ममता बनर्जी की पार्टी को, कुछ लोग आपके जो सुप्रिया सुले की पार्टी को, ये देते होंगे। मेरा काम ये है कि इनको ये समझाना कि पार्टियां तुम्हारा काम नहीं कर रही हैं, अपने वोट को रोक लो। अब पहले मैंने रोकना सिखाया, मैंने हरियाणा में रोकना सिखाया कि नोटा को दो, कुछ लोगों ने रोका। फिर मैंने महाराष्ट्र में कोशिश की, लोगों ने रोका। फिर मैंने दिल्ली में कोशिश की, लेकिन आ तो रही भाजपा ही। अरे आने दो ना, हमारी कांग्रेस आ जाएगी तो हमारे क्या दे देगी पेंशन? नहीं, हम कांग्रेस लाने की बात ही नहीं कर रहे। अरे तो भाजपा आ रही है तो मैं क्या करूं इसमें, बताओ मैं क्या करूं? अब भाजपा को कौन लाया? कांग्रेस ही लाया। क्या मनोज स्वराज ही लाया भाजपा को? कांग्रेसियों ने वोट काटा, आम आदमी पार्टी का 15 सीट पे आ गई भाजपा। कांग्रेस से पूछो ना सवाल, क्यों आई भाजपा? कांग्रेस जिता रही है भाई। आप बता रहे हैं ना इस तरीके से, लेकिन सरकार तो बनते जा रही है भाजपा की। अरे भैया कैसे पेंशनर आ गए संसद में? अरे अभी तो मैंने बताना शुरू किया साहब, अभी हमने कब तक बताते रहिए? अरे जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे बताता रहूंगा। जब तक जो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ऐप दे रहा हूँ, इसी हफ्ते ऐप दूंगा। देखता हूँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिहार चुनाव में बजा देंगे डंका, पेंशनर खोल देंगे,
क्या क्या बिहार चुनाव में क्या करिएगा? पलट देंगे, हाँ, मुद्दा मार देंगे। आप मारने जाइएगा इस बार बिहार में? बिहार से शुरुआत करिएगा क्या? अब बिहार से शुरुआत करेंगे। गांधी जी ने कहते हैं चंपारण से शुरू किया था ना गांधी जी ने। और हमारी पार्टी का भी नाम हम बापू रख रहे हैं, महात्मा गांधी। तो हम अच्छा, मतलब पार्टी का नाम भी आपने सोच रखा है? हाँ, हमने सोच रखा है। देखो मिलेगा नाम नहीं मिलेगा, हम सोच रहे हैं बापू के नाम से। और बापू यानी बुजुर्ग, बापू यानी गांधी। और गांधी जी ने भी चंपारण से शुरू किया था, मुझे जहां तक याद है। भारत में जब आए, वैसे तो चुनाव किसको लड़वाइएगा? खुद लड़िएगा फिर? पेंशनर्स को। मैं कैसे लड़ लूंगा? मैं दिल्ली का वोटर हूँ, बिहार में कैसे लड़ लूंगा? मैं महाराष्ट्र में कैसे लड़ लूंगा? मैं चाहता हूं कि पेंशनर की लीडरशिप निकले। पेंशनर में सब लोग बुजुर्ग नहीं है, कुछ लोग 60 साल के जो अभी रिटायर हुए हैं, कुछ लोग यंग भी हैं जो कहीं नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले तो चुनाव नहीं लड़ सकता, प्राइवेट नौकरी वाले तो मतलब कि चुनाव जीतने के बाद का ही प्लान है? चुनाव जीतेंगे ना तो इनको डर लगेगा। अगर हम वोट भी एक मुश्त दे देंगे ना किसी को, अगर सबसे पहले तो चुनाव संभव लग रहा है आपको बिहार में? बिल्कुल लग रहा है। दिल्ली इतनी बड़ी पार्टी वहाँ पे, दिल्ली के अंदर 30,000 बड़ी पार्टी मेरे जैसे मेरी, अरे बड़ी को मात दे पाएंगे आप? अरे मात सुपड़ा साफ कर देंगे। अभी तो दिल्ली के अंदर ही 30,000 लोगों ने, 30 से 40,000 लोगों ने वोट किया, जब मैं कुछ नहीं हुआ। एक अकेला आदमी वीडियो बनाता है, 30-40,000 वोटों को इधर उधर कर सकता है। यहाँ एक वोट से हार जीत हो जाती है। रायता फैला देंगे हम, अतुल भाई, यादव जी, रायता फैला देंगे हम जीते ना हारे। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि वोट कटवा बन के साबित हो जाइएगा? हाँ, वोट कटवा बोल सकते हो आप। क्यों दे रहे तुमको वोट कांग्रेस? क्यों दे रहे बीजेपी तुमको वोट? क्यों दे रहे आरजेडी तुमको वोट? क्यों दे रहे? तुमने हमारे लिए क्या किया? ये हम नहीं, तमाम लोग कहेंगे। अरे मैं उन्हीं का, अरे ठीक है, काट रहे हैं वोट। हमारा वोट हमारी मर्जी, संविधान ने हमें अधिकार दिया। हम फायदा क्या होगा बुजुर्गों को? फिर वोट कटवा बन के रह जाइए। अरे फायदा, अरे वोट क्या, 40 करोड़ वोट काटना है। 40 करोड़ हम जिस दिन वोट काट देंगे ना इस देश का, जिस दिन 40 करोड़ के वोट कटवा हो जाएंगे। संभव लग रहा है? क्या प्लान है? लोग सिर्फ ईपीएस के 95 के मुद्दे पे वोट तो आपको देंगे नहीं ना, बाकी लोग तो। और बिहार में भाई अगर ईपीएस 95 रोजगार की बात करेंगे ना, आप सिर्फ ईपीएस 95 की बात बिल्कुल करेंगे। विधानसभा चुनाव जीतेंगे, लोगों को रोजगार भी चाहिए ना फिर। हाँ, तो जिसको रोजगार, सुनो परवेश वर्मा तो देंगे नहीं। परवेश वर्मा ने एक डायलॉग बोला था, मैं अपने सवाल भी जनता, सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। सवाल लीजिए, ये जनता ही पूछेगी कि आप सिर्फ ईपीएस 95 की मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बिहार में तो एजुकेशन सिस्टम पे बात होगी। नहीं करनी हमें बात, बोलो क्या गला दुखाओगे हमारा? आपको वोट ही नहीं देंगे? नहीं चाहिए हमें वोट, हमें पेंशन रोजगार की बात, हमें नहीं चाहिए रोजगार पे वोट, हमें नहीं चाहिए रोजगार पे वोट। क्या करोगे रोजगार पे? नहीं चाहिए मुझे युवाओं का। लोग आपको वोट ही नहीं देंगे फिर? ना दे तो फिर आपका एजेंडा अरे मुझे वो चाहिए नहीं। जो मुझसे रोजगार मांग रहा है वो वोट चाहिए नहीं मुझे। जो मुझसे रोजगार मांगेगा, भाई मैं कह नहीं रहा हूँ रोजगार की बात, जो पेंशन मांग रहा है ना, जो बुजुर्ग है, मैं सबसे पहले उसकी बात कर रहा हूँ। ना मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, ना मैं महिला की बात कर रहा हूँ, ना मैं जाति की बात कर रहा हूँ, ना मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, ना मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, ना मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ना मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। अरे गुमराह कर रहा हूँ? अगर आपको लगता है गुमराह कर रहा हूँ तो गुमराह कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अगर अपने बुजुर्गों को रोटी देना, अपने बुजुर्गों को सम्मान देना, अपने बुजुर्गों को प्यार देना, अपने बुजुर्गों को पेंशन देना, अपने बुजुर्गों को हक और अधिकार देना, गुमराह करना है तो मैं गुमराह करूंगा। किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता गुमराह करने। बातों से गुमराह करिएगा, उनको न्याय भी दिलवाइएगा। न्याय दिलाएंगे, मैं दिलाऊंगा न्याय लेंगे, हक से लेंगे। 40 करोड़ है इस देश के अंदर, हम 40 करोड़ है। वो बेटा खड़ा होगा जो वो कहेगा पापा मुझे रोजगार नहीं चाहिए, सबसे पहले आपकी पेंशन का काम कौन जुटेगा आपके रैलियों में जब आप एक ही मुद्दे पे बात करिएगा? तो वही जुटेगा, वो परिवार जुटेगा जो अपने बुजुर्गों को प्यार करता होगा, वो परिवार जुटेगा, वो युवा जुटेगा, बुजुर्गों युवा जुटेगा। मनोज भाई लीजिए, वो युवा कहेगा पहले सुनो, बुजुर्गों का भविष्य, उनका बेटा भी है, उनको रोजगार चाहिए। सुनो ना वो जो जवान होता है ना, मैं जवान हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को असमर्थ है। क्या कहा गांधी जी ने? क्या कहा था? अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सबसे पहले मदद जानी चाहिए। मैं मजदूरी करके खा लूंगा, युवा हूं मैं, मुझे जरूरी नहीं है कलेक्टर बना दो, मुझे जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी कर दो, मुझे जरूरी नहीं है कि आप वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस खोल दो। अरे मैं मजदूरी करके, मैं ठेला लगा के, मैं पकौड़े बेच के मैं जीवन चला लूंगा। लेकिन मेरा बुजुर्ग जो असमर्थ है, सुनो मेरी बात, उसको सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए। बात या बतौलाबाजी करने से बतौलाबाजी है, बतौलाबाजी कर रहा है। अरे बतौलाबाजी, आप समझ ही नहीं रहे बात को। मैं कह रहा हूँ एक परिवार के अंदर सब आपस में जुड़े हुए हैं, युवा भी है, महिला भी है, वयस्क भी है। बहिष्कार कर रहे हैं। अरे मैं उस परिवार पे परिवार, अरे मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता शिक्षा पे, मैं नहीं, आप रोजगार पे बात नहीं करना चाहता। आपके पास एक मुद्दा है ईपीएस 95, अब उसी कोई तो कर नहीं जो आपका मुद्दा है, जबरदस्ती मुद्दा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अतुल भाई। अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है।
आपकी प्रायोरिटी होगी आपकी प्रायोरिटी होगी आपका रोजगार। मेरी प्रायोरिटी मेरे माँ बाप है पहले। अगर मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी ना माँ बाप के लिए तो छोड़ दूंगा मैं। अगर उनको तबीयत खराब होगी, काम बंद करना पड़ेगा तो कर दूंगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। चिल्लाऊंगा, चिल्लाऊंगा, अरे मैं चिल्ला ही रहा हूँ। फैक्ट पे बात करिए, फैक्ट की बात कर रहे हो तुम। युवा युवा चिल्ला रहे हो, युवा 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 सभी आप युवा युवा चिल्ला रहे हो। कोई बुजुर्ग बुजुर्ग कह रहा है क्या इस देश के अंदर? सबको युवा चाहिए है, सबको तोड़ फोड़ वाला चाहिए। युवाओं को खड़ा कर दो, वो जाके रेल जला देंगे, वो जाके बस रोक देंगे है। युवा 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 युवाओं को भड़काना आसान है, बुजुर्गों की कोई बात नहीं करेगा। अगर मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ युवाओं की बात करो। क्यों करूँ युवाओं की बात? अरे उस बुजुर्ग के घर में युवा भी है, उस बुजुर्ग के घर में महिला भी है। आप इतना चिल्ला रहे, क्या प्लान है बताइए? चुनाव लड़ने के बाद ही होगा। आप 1 साल से वीडियो बना रहे हैं ना, सुनिए, क्या कर लिया आपने? सुनिए, कोई प्लान नहीं है आपके पास, सिर्फ मतौलाबाजी कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों की दुकान बंद कर दी। अरे पता नहीं किसका दुकान बंद कर दिया। अरे तभी तो आप आरोप लगा रहे हो। आते ही आपने कह दिया कि आप किसका दुकान? अरे नाम बताइए। आपने कहा ना नेतागिरी का नाम बताइए। अरे मैं क्यों नाम बताऊं किसी का? जो आप 1 सेकंड, आपने खुद बोला कि मैंने दुकान बंद कर दी। हाँ, दुकानें बंद कर दी लोगों की जो खा रहे हैं ईपीएस के नाम पे। दुकान चालू हो गया? हाँ बिल्कुल चालू हो गया। जो दुकान अच्छा काम तो आरोप लग रहा है आपको। हाँ तो दुकान का दुकान चालू हो गया, चालू हो गया ना, चालू हो गया ना, लोगों को गुमराह। हाँ तो कर रहा हूँ गुमराह। मैं तो कहा मैं गुमराह करता रहूंगा। अगर बुजुर्गों की आवाज उठाना गुमराह करना है, बुजुर्गों को सतर्क करना गुमराह का काम कर रहे हैं। पाप तो हूँ मैं, पापी हूँ मैं, हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं पापी। अब एक लास्ट सवाल है, फाइनल में क्या जो है कि प्लान है? आप 2 मिनट में संक्षिप्त में बताइए। 2 मिनट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर परिवार के बुजुर्ग को सबसे पहले खाना देना चाहता हूँ। हर परिवार के बुजुर्ग को सबसे पहले न्याय देना चाहता हूँ। बुजुर्ग को न्याय मिल जाएगा, फिर हम वो बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को खराब देखना चाहता है? मतलब कि लास्ट तो यही है ना कि बिहार सबसे पहले, लास्ट नहीं, लास्ट नहीं है, सबसे पहले बुजुर्ग है, उसके बाद उसके बच्चे हैं। क्योंकि बुजुर्ग खुद अपने बच्चों को सशक्त कर लेगा। सबसे कमजोर है परिवार में बुजुर्ग, जो सबसे पीछे है, सबसे पहले मैं उसी की बात करूंगा। कोई पार्टी नहीं कर रही, युवाओं की बात कर रही है, महिलाओं की कर रही है, करते रहने दो उनको। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा। मैं सबसे कमजोर की बात करूंगा क्योंकि मैं गांधी जी से प्रेरणा लेके बात कह रहा हूँ। उन्होंने भी कहा था अंतिम पायदान पे बैठा हुआ। बुजुर्ग से कमजोर कोई नहीं होता, शरीर से अक्षम होता है, काम कर नहीं सकता है, सिर्फ पेंशन के भरोसे होता है। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है और पेंशन उसका अधिकार भी है क्योंकि उसने वो पैसा काट के जमा किया है। और ये सब बुढ़े होने, आप भी बुढ़े होने हो। बिल्कुल। हाँ तो जवान आदमी तो कैसे भी लड़ लेगा, भूखा भी रह लेगा। बुजुर्ग को दवाइयां भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन आप तो काम कर रहे हैं, आपको फिर भूखा रहना चाहिए। मैं तो भूखा हूँ। आप भूखा रहिए। मैं भूखा हूँ, आपका तो सत्ता का भूख है। मुझे जवानी से गुजरते भी ना बुढ़ा पाएगा। हाँ। तो सीधे बुजुर्ग हो जाओगे अब पता नहीं, अब बुजुर्ग तो होना। तो जवानी में भी तो रोजगार चाहिए ना सर? जवानी में रोजगार चाहिए, काम कर रहे हैं ना आप। हाँ तो कर रहा हूँ, खा रहे हैं। हाँ तो जवानी में उन्होंने काम नहीं किया, जवानी में उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उनकी जवानी नहीं थी, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो ऊपर से टपक गए। वो बुजुर्ग ही पैदा हुए थे क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? कैसे पत्रकार हो? कैसे पत्रकार हो? एजेंडा चला रहे हो लोगों को गुमराह करने के लिए आप? एजेंडा ही चलाता हूँ मैं, और खुल के चलाता हूँ और पूरी दम से चलाता हूँ। जिसको रोक पाना है रोक ले, ऐसे ही चलाऊंगा और ऐसे ही बोलूंगा। अगर बुजुर्गों को बोलना गुमराह करना, बुजुर्गों के हक में बोलना गुमराह करना है तो मैं गुमराह करता रहूंगा। तुम करो ना युवा, लेकिन नहीं चाहिए मुझे युवा यार, होना चाहिए ना। चलो फैक्ट होनी चाहिए ना आपके प्लान में। प्लान में फैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। 80 करोड़ आपको दिखेगा नहीं ना? साथ 80 करोड़ आदमी गिनती का नहीं है ना? 80 करोड़ नहीं है। मैंने कब कहा 80 करोड़? छोड़िए आप, मैंने आपके साथ 80 करोड़ नहीं है। 80 करोड़ क्या 40 करोड़ नहीं है आपके साथ? मेरे साथ नहीं है। मैंने कब कहा मेरे साथ है? मैंने कहा 80 करोड़ पेंशनर से जुड़े हुए लोग हैं इस देश के अंदर। लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? मैंने कब कहा मुझसे भरोसा करो? खुद पे तो करोगे। मैं कहता ही नहीं मुझ पे भरोसा करो। मैं चोर हो सकता हूँ, मैं लुटेरा हो सकता हूँ, मैं उचक्का हो सकता हूँ, मैं बेईमान हो सकता हूँ। मेरे भरोसा मत करो, मेरे पे भरोसा मत करो। आपके इशारे पे वो क्यों चलेंगे? मत चलो मेरे इशारे पे भाई, कोई मत चलना मेरे इशारे पे, मत चलो। यहीं से बोल रहा हूँ, मेरे इशारे पे मत चलो। और जो चल रहा है मेरे, ये सब क्यों कर रहे हो? अपना विवेक इस्तेमाल करो ना। फिर ये सब क्यों कर रहे हो? अरे मेरे इशारे पे क्यों चलोगे? तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। मैं कह रहा हूँ समझ लो मेरी बात। अच्छी लगे तो अपना लेना, बुरी लगे तो फेंक देना। झोला उठा के चल देंगे। हाँ झोला उठा के चले जाएंगे हम, क्या है पत्रकार भाई। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ मनोज स्वराज जी। लगातार आपने देखा किस तरीके से करीब 1-1.5 साल से आपके लिए अलग अलग तरीके से आवाज उठाते हैं। कभी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, इन्होंने कई तरह के प्रदर्शन भी किए, कई बुजुर्ग इनका साथ भी दे रहे हैं। देखते हैं मनोज स्वराज जी अपने जो काम है कब तक को पूरा करते हैं। और तमाम लोग भी लगे हुए हैं ईपीएस को न्याय दिलाने के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे।